Statics for UP triple S C AO ASO एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें बहुत अच्छा स्कोप है और जब हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन हम लोगों से बनने चाहिए। तो इसी कड़ी में आज हम लोग स्टैटिक्स सांख्यिकी के बारे में हम लोग जानना प्रारंभ कर रहे हैं। डिटेल आज से यहाँ पर क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक्स जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को सोचना पड़ेगा इंट्रोडक्शन क्या हुआ। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले 1749 गॉटफ्राइड अकेनबाल, गॉटफ्राइड GOTTFRIED, गॉटफ्राइड अकेनबाल WALL, गॉटफ्राइड अकेनबाल ने 1749 में सबसे पहले जो है सो स्टैटिक्स के बारे में, ये जर्मन के रहने वाले थे, इसीलिए गॉटफ्राइड अकेनबाल को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ स्टैटिक्स, फादर ऑफ स्टैट, सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? गॉटफ्राइड अकेनबाल, गॉटफ्राइड अकेनबाल। तो क्या इसका अर्थ हुआ कि 1749 से पहले स्टैटिक्स नहीं था, उसके उसी समय या उसके बाद आया? तो ऐसी बात नहीं थी। तो यहाँ समझने वाली बात है इंट्रोडक्शन में, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये सांख्यिकी शब्द कहाँ कहाँ से आया उसके बारे में ये क्वेश्चन हुआ। तो द वर्ड स्टैटिक्स कहाँ से आया? लैटिन वर्ड स्टेटस, लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा और द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक, each of which means a political state or statement of art। ये सारे जहाँ से भी आए हों, लेकिन सभी का अर्थ क्या होता है? एक ही होता है, पॉलिटिकल स्टेट, राजनीतिक राज्य, अर्थात आंकड़ों का खेल जो तोड़ जोड़ में माहिर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इंट्रोडक्शन में द वर्ड स्टैटिक्स कहाँ कहाँ से आया है? तो इटालियन वर्ड स्टेटस, लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा और जर्मन वर्ड, यहाँ पर यहाँ पर के, CS के जगह पर के, और फ्रेंच वर्ड के जगह पर QUE, ऐसे याद रखने का आसान तरीका। के हो गया लास्ट में जर्मन से और QUE हो गया तो फ्रेंच से, जर्मन और फ्रेंच। और स्टेटस ये लैटिन वर्ड हुआ और इटालियन हो गया स्टैटिस्टा। ये चार शब्द को दिमाग में रखना है कि कहाँ कहाँ से है। इन सभी शब्दों का अर्थ जो होता है स्टेट ऑफ साइंस, पॉलिटिकल स्टेट, स्टेटमेंट्स ऑफ आर्ट, राजनीतिज्ञों की कला जो तोड़ जोड़ में माहिर। जैसे पॉलिटी में आप पढ़ते हुए होंगे कि कोई भी स्टेट में सरकार बनाने के लिए आधा से एक ज़्यादा की आवश्यकता होती है, तो कहाँ से आंकड़ा जुगाड़ होगा? तोड़ जोड़ माहिर पहले से सब सारा खेल। तो उसी तरह से यहाँ पर कोई भी तो इसको राजनीतिज्ञों की कला, राजकौशल का विज्ञान, राजगणित क्यों कहा जाता था? तो प्राचीन काल से ही शासकों के द्वारा जन्म, मरण, भूमि, प्रशासकीय संगठन इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़े संकलित किए जाते थे, जो केवल राज्य भर के लिए ही मान होता था। क्या होता था? इसलिए प्राचीन काल में स्टैटिक्स को
राजा का गणित राजगणित भी कहा जाता था। प्राचीन काल में सांख्यिकी को राजा का गणित राजगणित भी कहा जाता था। स्टेट ऑफ साइंस राजगणित, राजा का गणित राजगणित। क्यों? तो प्राचीन काल से ही शासकों के द्वारा, चूंकि शासक एक विशेष क्षेत्र में हुआ करता था, तो प्राचीन काल से ही शासकों के द्वारा जन्म, मरण, भूमि, प्रशासकीय संगठन इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़े संगठित किए जाते। चूंकि आंकड़ा रहेगा तब ना कोई भी योजना बनेगा, तो इसीलिए संगठित किए जाते थे, जो केवल राज्य भर के लिए ही मान होता था। इसीलिए प्राचीन काल में सांख्यिकी को राजगणित कहा जाता था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में, द गवर्नमेंट यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन एंड प्रॉपर्टी और वेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ सोल्जर्स ऑफ ए कंट्री। जो बात बताए अभी, प्राचीन काल में ही शासकों के द्वारा जन्म, मरण, भूमि, प्रशासकीय संगठन इत्यादि के लिए आंकड़े एकत्रित किए जाते थे। बट इन इंडिया एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग ऑफिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्टेड। उस समय भी बहुत सारे विकल्प थे काम करने के लिए। इवन मोर देन 2000 ईयर एगो, आज से 200 वर्ष पहले, इन पर्टिकुलर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 324 टू 300 बीसी, ठीक है। तो वहां भी आंकड़ों का खेल के बारे में चंद्रगुप्त ने भी बहुत सारे चीज के बारे में बताया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बिफोर 300 बीसी। अकबर रीजन में नवरत्न का जिक्र मिलता है, तो क्या एक प्रकार से डेटा ही तो हुआ। तो इस तरह से प्राचीन काल में हम लोगों के पास जो है सो इस तरह से, लेकिन कभी लोग इस पर ध्यान नहीं दिया कि आंकड़ा ही क्या है, स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स ही आंकड़ा है। स्टैटिक्स मतलब क्या? प्ले ऑफ डाटा, आंकड़ों का खेल। तो प्राचीन काल से ही जहां जहां भी हम लोगों के अब देख रहे इतना उपनिषद, इतना ये सब सारा जो हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो क्या हुआ? वो भी तो डेटा है, वो भी तो आंकड़ा है, वही तो स्टैटिक्स है। तो उस समय लोग ध्यान नहीं दिया। स्टैटिक्स इज ए टूल इन द हैंड ऑफ मैनकाइंड ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स फैक्ट इनटू सिंपल। यानी सांख्यिकी एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा टूल है, टेक्निक है, जो क्या करता है? जटिल तथ्यों को सरल बना देता है। जटिल तथ्य, स्टैटिक्स का मेन काम क्या हुआ? जटिल तथ्यों को सरल बनाना। जटिल तथ्यों को क्या हुआ? सरल बनाना जो है सो इसका मेन। ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स फैक्ट इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। ऐसा युक्ति में डाल देना जो आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाए। ऑन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में मेन रूप से स्टैटिक्स का जन्म हुआ। 18वीं शताब्दी में स्टैटिक्स का जन्म हुआ। बट 19th सेंचुरी इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इज कम्स अप टू द पीपल। लेकिन समझने में, लोगों को समझने में जो है सो कुछ समय लगा। तब लोगों को समझ में आया कि अरे स्टैटिक्स ये तो बड़े कमाल का चीज है, ये काम को बहुत आसान कर देता है, समझने और समझाने में बहुत सारी चीजों में मदद करता है। इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया अबाउट द स्टैटिक्स इज गिवन बाय जर्मन स्टैटिशियन। सबसे पहले गॉटफ्राइड एकेनवाल ने, देखना इसी के बीच में आएगा 1749, 1749 में गॉटफ्राइड एकेनवाल ने सांख्यिकी के बारे में सबसे पहले बताया था। कब बताया था? 1749 में, हाँ 1749, ठीक है। तो बाद में चल करके गॉटफ्राइड एकेनवाल को सांख्यिकी का जनक कहा गया। फादर ऑफ स्टैटिक्स क्या हुआ? तो गॉटफ्राइड एकेनवाल हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक में हम लोग को 4-5 बातों को ही ध्यान देना है। क्या देना है? द वर्ड ऑफ स्टैटिक्स कहाँ से आया है? तो लैटिन वर्ड स्टेटस कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा,
जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक अंत में के, और फ्रेंच वर्ड अंत में क्यू यू ई। ये चार चीज को याद रखेंगे। फिर सांख्यिकी शब्द के जनक कौन हुए? गॉटफ्राइड अग्रवाल। फादर ऑफ स्टैटिक्स कौन हुए? गॉटफ्राइड अग्रवाल। कब हुआ? उन्होंने 1749 में पहली बार स्टैटिक्स के बारे में बताया था। कब बताया था? 1749 फर्स्ट टाइम। क्या बताया था? तो सांख्यिकी मानव कल्याण का विषय है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। सांख्यिकी क्या है? मानव कल्याण का विषय। सांख्यिकी को मानव कल्याण का विषय कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? मानव कल्याण का विषय। ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट यूज टू वर्ड स्टैटिक इन, देखा यहाँ लिखा भी हुआ है 1749, एंड ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज दिस मास ऑफ नॉलेज इनटू ए लॉजिकल होल। इसीलिए स्टैटिक्स को समझने के लिए लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। वही व्यक्ति स्टैटिक्स को समझ सकता है बढ़िया से जिस सांख्यिकी का लॉजिक पता हो। सांख्यिकी को समझने के लिए क्या चाहिए? सांख्यिकी का लॉजिक आवश्यक है। उन्होंने आज से नहीं, बहुत पहले, लगभग देख रहे हैं 1749 में ही कह दिया था कि वही व्यक्ति स्टैटिक्स को अच्छी तरह से जान सकता है जो लॉजिक को जान सकता है। तो यहां तक क्लियर हो गया? बोलिए। तो यहां तक में हम लोग को 4-5 बात जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको ध्यान में रखना है। अब मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, मतलब क्या हुआ? तो यहां से देखिए क्वेश्चन बनेगा। द मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स इज वेरियस सेंस और मल्टीपल सेंस। यानी सांख्यिकी का मीनिंग जो होता है बहुअर्थी होता है, मल्टीपल मीनिंग होता है। ये क्वेश्चन हो गया। सांख्यिकी का क्या अर्थ होता है? मल्टीपल मीनिंग, बहुअर्थी। मल्टीपल मीनिंग, बहुअर्थी होता है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। जब इसको प्रोडक्ट के रूप में हम लोग जानते हैं तब डेटा कहते हैं। ठीक है, डेटा, आंकड़ा। तो अब डेटा क्या हुआ? शब्द आया ना डेटा। तो डेटा क्या हुआ? सूचनाओं के भंडार को डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचनाओं के भंडार को डेटा कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट। सूचनाओं के भंडार को डेटा कहते हैं। तो द फॉर्म ऑफ, जब प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद के रूप में सोचते हैं तो डाटा कहलाता है। द प्रोसेस, विधियन, नॉन एज स्टैटिकल मेथड, सांख्यिकीय विधियां। जब उसको हम लोग प्रोसेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो स्टैटिकल मेथड, सांख्यिकीय विधियां बन जाता है। और द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव, कोई चीज को डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या? लिखने के काम में। तो जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव मेजर्स करते हैं तो नॉन एज स्टैटिस्टिक यानी प्रतिदर्शज कहलाता है। प्रतिदर्शज, ठीक है, स्टैटिस्टिक, प्रतिदर्शज कहलाता है। अब यहां पर एक लाइन समझिए, प्रतिदर्श और प्रतिदर्शज दो गो होता है। देखिए याद रखना है एक लाइन में अभी तत्काल, फिर आगे चल करके चैप्टर बनेगा सैंपलिंग। पी से पॉपुलेशन, पी से क्या होता है? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। और पी से होता है पैरामीटर, पैरामीटर। तो पैरामीटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं। कई बार पूछा भी है ऑब्जेक्टिव में, जानता है। पी से पॉपुलेशन, पी से पैरामीटर। तो पैरामीटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये पूरा पॉपुलेशन बना हुआ, इसी में से छांट करके हम लोग छोटा सा जो भाग होता है वो सैंपल, SAMPLE, सैंपल। और सैंपल का जो अध्ययन करते हैं उसी को स्टैटिक कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ऐसे एक लाइन में, पी से पॉपुलेशन और पी से पैरामीटर, एस से सैंपल और एस से स्टैटिक। तो स्टैटिक के थ्रू क्या करते हैं? सैंपल का अध्ययन करते हैं, और पॉपुलेशन के थ्रू पैरामीटर का अध्ययन। ये दो को क्वेश्चन कई बार जहां तक पूछ चुका है। एक लाइन में पकड़िए, क्वेश्चन पकड़ा एक लाइन में पकड़ाएगा, लेकिन उसको बात को समझना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक प्रकार सैंपल क्या हुआ? बचवा हुआ, बचवा।
सैंपल क्या हुआ? बचवा। यानी बच्चे में जो गुण होगा वही तो उसके पिता में होगा, इसीलिए पॉपुलेशन को फादर का संज्ञा दिया हुआ है। इसीलिए बच्चे बच्चे के करेक्टर, उसके हाव भाव हालचाल करके हम लोग उसके पिता के बारे में, अरे ये इतना नटखट है, इसका पिताजी भी बहुत नटखट था, ऐसा दादी उदी या घर के बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिलता होगा, कभी ध्यान नहीं दिए हैं तो आप दीजिएगा, तो उससे पता चलता है। समझ गए ना बात? इसीलिए तो जो प्रॉपर्टी सैंपल में होगा वही प्रॉपर्टी तो पॉपुलेशन में होगा। ठीक है, ये चल करके चैप्टर बनेगा। तो पॉपुलेशन, जैसे जनगणना अभी हो रहा है 27, देख रहा है ना, तो यही तो पॉपुलेशन हुआ। इसमें एक एक के बारे में जानना पड़ेगा, तो इसीलिए आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा धन खर्च होगा, ज्यादा सम करना पड़ेगा तब, इसीलिए ज्यादा खर्चीला होता है। आगे विस्तार से एक टॉपिक बनेगा, प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड, उस चर्चा करेंगे अभी तत्काल थोड़ा यहाँ पर। और सैंपल का प्रयोग होता है, जैसे अभी 5 राज्यों में करंट से जोड़ के देखिए, अभी 5 राज्यों में हो रहा था ना कि ये जीतेगा, वो जीतेगा, वो जीतेगा, वो जीतेगा, तो क्या किया, 5,000, 2,000, 10,000, 20,000, 50 आदमी के विचार को जानकर पूरे राज्य के में अनुमान कर देना, वही टेक्निक तो सैंपलिंग है। एक बूंद खून को जांचने से या एक सिरिंज खून जांचने से पूरे शरीर के बारे में पूर्वानुमान कर देना, यही तो सैंपलिंग है। तो बहुत जगह सैंपलिंग कमाल का चीज है, बहुत जगह गड़बड़ भी होता है। जैसे कैंसर के जांच में आप देख रहे, किसी को कैंसर हो जाता है, पूरा शरीर का मांस का टुकड़ा काटा जाए, तो देख रहे ना, थोड़ा सा मांस का टुकड़ा काटने से, उसको जांच करने से फिर उसके बारे में पूर्वानुमान कर लिया जाता है। तो सैंपलिंग भी बहुत कमाल का चीज है। अब हर चीज का यूज और मिसयूज होता है, तो एक टॉपिक बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो अभी तत्काल मोटा मोटी में हम लोग को यहाँ पर सैंपल के थ्रू किसका अध्ययन करते हैं, सॉरी स्टैटिक के थ्रू सैंपल का अध्ययन करते हैं, और पैरामीटर के थ्रू पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं। ये दो बराबर पूछ रहा है, ठीक है। बाकी फिर सैंपलिंग एक चैप्टर बनेगा वहाँ पर। तो सैंपलिंग टेक्निक जो है वह कम खर्चा, कम लागत, कम समय पूर्वानुमान करने का एक टेक्निक है, जो काम को जल्दी जल्दी करना है। जैसे उदाहरण के लिए देख रहे, समय देके काम करेंगे, खाना बनाएंगे तो स्वादिष्ट मिलेगा, और जल्दी खाएंगे, होटल में देखते हैं तो कैसा मिलता है, तो पहले से न रहता है। तो वही बात है। तो सैंपलिंग जल्दी जल्दी होगा काम, तो उतना बढ़िया बातें हैं। और पॉपुलेशन में जो जनगणना है, तो एक एक आदमी उसमें भाग लेगा, जो उसे पूछते हैं कि 10 साल सरकार चलता है, तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा सम करना पड़ता है। ठीक है, बढ़िया होता है, गुड एंड गुड। सिंपल समझना है कि कुकर में सब्जी बनाते हैं, लोहिया में बनाते हैं, इतना ही समझ लीजिए आप, उससे ज़्यादा तो बात की बात चैप्टर में आएंगे। तो जब कुकर में हम लोग सब्जी जल्दी बनता है तो उतना स्वादिष्ट नहीं होगा, लोहिया में देखना ज़्यादा समय दे करके थोड़ा भुजम भाजम दिसम डैटम होता है, तो स्वाद तभी ना बढ़ेगा जब समय देंगे। दुनिया में कोई भी चीज़ बिना समय देले नहीं हो सकता है, जितना समय देंगे उस हिसाब से बढ़िया रिजल्ट, स्वादिष्ट रिजल्ट मिलता है। तो पढ़ाई में यही बात है, इस तरह से हम लोग। तो एक यहाँ टर्म आया स्टैटिकल डाटा, स्टैटिक क्या हुआ समझ गए ना, आगे बात समझ में। स्टैटिक यानी प्रतिदर्शज, एस से स्टैटिक, एस से सैंपल। तो सैंपल का अध्ययन हम लोग इसके थ्रू करते हैं, प्रतिदर्शज के थ्रू, और पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं पैरामीटर के थ्रू। बाकी हम लोग फिर वहाँ पर जाएंगे। तो इस तरह से सांख्यिकी शब्द क्या होता है, बहुअर्थी होता है, मल्टीपल मीनिंग होता है, जिस रूप में लेंगे वैसा हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 टर्म हो गया। द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट जब सोचेंगे तो डेटा बन जाता है, प्रोसेस के रूप में सोचेंगे तो स्टैटिकल मेथड बन जाता है, द डिस्क्रिप्टिव मेजर्स के रूप में सोचेंगे तो स्टैटिक प्रतिदर्शज बन जाता है, प्रतिदर्शज। प्रतिदर्श सैंपल होता है, प्रतिदर्श दर्शज। ठीक है, तो ये सैंपल हुआ, SAMPLE सैंपल, और ये हुआ आपको स्टैटिक, एस नहीं लगता है, स्टैटिस्टिक, सीए तक समाप्त हो जाता है, स्टैटिस्टिक और टिस्टिक्स होता तब सांख्यिकी बनता है, समझ गए।
तो यहाँ तक क्लियर हो गया सांख्यिकी मीनिंग के रूप में। तो सांख्यिकी शब्द क्या होता है? बहुअर्थी होता है, इसका मल्टीपल मीनिंग होता है, मल्टीपल मीनिंग। जैसा सोचेंगे, जिस रूप में लेंगे वैसा इस्तेमाल। इसलिए सांख्यिकी स्टैटिस्टिशियन को जादूगर जैसा माना जाता है। स्टैटिस्टिशियन क्या होता है? जादूगर जैसा, कुछ भी सिद्ध कर सकता है। स्टैटिस्टिशियन जो होता है वह क्या होता है? जादूगर। जादूगर देखते हैं ना, जिंदे आदमी को मार कैसे कैसे, तो थोड़ी वास्तव में मरता है। तो वही बात यहाँ पर है। तो आगे चल करके हम लोग यूज मिसयूज में आएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर से एक बार यहाँ तक में हम लोगों को स्टैटिक्स का कहाँ से आया है? तो स्टैटिक्स वर्ड जो आया है 4 जगह से आया है। लैटिन से स्टेटस, इटालियन से स्टैटिस्टा, जर्मन से स्टैटिस्टिक और फ्रेंच से स्टैटिस्टिक क्यू यू अंत में। ठीक है, सबका अर्थ क्या होता है? तो पॉलिटिकल स्टेट होता है, स्टेटमेंट ऑफ आर्ट्स होता है, स्टेट ऑफ साइंस होता है। ठीक है, राजनीतिज्ञों की कला। ठीक है, तो जो राजनीतिज्ञों की कला का क्या अर्थ हुआ? जो तोड़ जोड़ में माहिर। अंत में तो मेल अल्टीमेटली सरकारें ना बनाना है, तो कैसे जुगाड़ होगा, कैसे, तो तब जाकर के जो है काम होगा। और परीक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं तो जैसे भी वो पढ़ के हमको क्वेश्चन ना पकड़ना, बहुत पढ़ लिया क्वेश्चन नहीं पकड़ रहे हैं तो फिर पढ़ने से फायदा क्या हुआ? ठीक है, तो अंत में क्वेश्चन को ना पकड़ना है। क्या हुआ कि क्वेश्चन बना लिए तो पढ़े थे, नहीं बनाए तो नहीं पढ़े। ये सब उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है यहाँ पर। तो लेकिन इसमें एक जरूरी है कि फादर ऑफ स्टैटिक्स कौन हुआ? हाँ, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, GOTT, गॉटफ्राइड ओकेनवाल। ठीक है, ओकेन WALL ओकेनवाल। फादर ऑफ सेट थ्योरी, फादर ऑफ सेट थ्योरी जॉर्ज केंटर। याद रखिए, TOR केंटर, जॉर्ज केंटर। और सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी को जोड़ा, सेट प्लस प्रोबेबिलिटी को जोड़ा, प्रोबेबिलिटी को जोड़ा, कोलमोगोरोव, क्लोमोगोरोव। ठीक है, ये याद रखिए 3-4 को। कोलमोगोरोव जो है सो सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी को जोड़ करके प्रोबेबिलिटी को दिया, कोलमोगोरोव। तो 3-4 को यहाँ से हुआ बात। फिर उसके बाद मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। सांख्यिकी शब्द बहुअर्थी होता है, मल्टीपल मीनिंग। एक क्वेश्चन हो गया किस रूप में? तो जब प्रोडक्ट के रूप में सोचेंगे, उत्पाद तो स्टैटिकल मेथड बन जाता है। प्रोसेस के रूप में विधियन, प्रोसेस, तो स्टैटिकल मेथड सांख्यिकीय विधियां बन जाता है। और जब डिस्क्रिप्टिव मेजर्स के रूप में सोचेंगे तो वही प्रतिदर्शज यानी स्टैटिक बन जाता है। क्लियर? अब आता है कि स्टैटिक्स को हम लोग 2 नजरिए से सोचते हैं। एक पुलर फॉर्म, तो याद रखिए पुलर फॉर्म में वो न्यूमेरिकल डाटा बनता है और सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिकल डाटा बनता है। ठीक है, ये भी 2 क्वेश्चन हुआ। सेंस में हम लोग स्टैटिक्स को डिफाइन करेंगे सिंगुलर फॉर्म में और पुलर फॉर्म में, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। तो पुलर फॉर्म में यही बात जब सोचेंगे तो पुलर फॉर्म क्या हुआ? तो न्यूमेरिकल डाटा। और जब सिंगुलर फॉर्म हो गया तो स्टैटिकल डाटा। तो समझ गए? तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू वेबस्टर। अब इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कौन परिभाषा किसने दिया। तो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर स्टैटिक्स आर द क्लासिफाइड फैक्ट्स रिप्रेजेंटिंग द, ये आप थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सांख्यिकी ने बॉले कहा था मे बी कॉल टू साइंस ऑफ एवरेज। ये भी एक बार
यूपी एग्जाम में पूछा था नेट वाला में। तो साइंस ऑफ एवरेज कौन कहा था? तो बोले कहा था। साइंस ऑफ काउंटिंग, गणना का विज्ञान, ये भी बोले कहा था। स्टैटिक्स इज न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो 3 गो डिफिनीशन जो है सो आपको कौन दिया था? बोले दिया था। वेबस्टर क्या दिया? स्टैटिस्टिक्स आर द क्लासिफाइड फैक्ट्स रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन ऑफ द पीपल इन ए स्टेट, especially those facts which can be stated in numbers or in any tabular or classified arrangement। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा एक दो बार पढ़ के। यूर और कैंडाल क्या कहा? तो स्टैटिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव। देखिए फैक्ट्स आर 2 टाइप, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। आंकड़े अभी यहाँ से बहुत बार कम पड़ेगा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। गुणात्मक और मात्रात्मक। गुण तत्व, मात्रा तत्व। तो जो फैक्ट हुआ क्या हुआ? मात्रा हुआ। 10, 20, 50, 100 क्या हुआ? मात्रा हुआ। और गुण तत्व क्या हुआ? क्वांटिटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, तो गुण तत्व क्या हुआ? सुंदरता, अमीरी, गरीबी, बुद्धिमत्ता, पीने की आदत, हंसने की आदत, ये सब गुण तत्व है। तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। फैक्ट्स आर 2 टाइप्स, फैक्ट्स आर 2 टाइप्स, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। आगे चल करके बहुत जगह आएगा, तो अभी यहां पर समझते जाएंगे। तो देख रहे हैं क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है, इफेक्ट टू मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। क्रॉक्सन और कॉर्डन क्या कहा? स्टैटिक्स इज द साइंस व्हिच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इसीलिए क्रॉक्सन एवं कॉर्डन के द्वारा दिया गया परिभाषा को सबसे ज्यादा जाता है। इसमें सब का नाम ले लिया ना, जो हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक्स में, दिया ना। कलेक्शन, प्रेजेंटेशन में सब आ गया। कौन कौन? देखिए यहां पर, अब यहां से 5 क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संग्रहण। संग्रहण कोई भी सांख्यिकीय कार्य करने से पहले क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का निर्धारण। क्या करते हैं? उद्देश्य का निर्धारण। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का निर्धारण। निर्धारण, तब उसके लिए हम लोग कलेक्शन करते हैं। किसको जो उद्देश्य है, जैसे हम लोग का उद्देश्य हुआ ना कि अभी यूपी SSSC देना है, तो अब उसी तरह का क्वेश्चन, उसी तरह का पैटर्न, उसी तरह का सिलेबस को फॉलो करेंगे तब ना काम आसान होगा। तो जो ऑब्जेक्टिव सबका अलग अलग है, इसीलिए इसका कोई स्थान प्राप्त नहीं है। बात समझ में आया? ऑब्जेक्टिव, अब जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसी के लिए चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले होता है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का निर्धारण। उद्देश्य को निर्धारित करने से क्या होता है? काम आसान होता है। उद्देश्य को निर्धारित करने से काम आसान होता है। तो जब हम लोग उद्देश्य का निर्धारण कर लेते हैं, तब फिर हम लोग उस तरह उद्देश्य के हिसाब से आंकड़ों की जरूरत होती है, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे तो फिर कौन सा मेथड लगाएंगे? प्राइमरी मेथड या सेकेंडरी मेथड, उसको देखेंगे। फिर जब डाटा कलेक्ट हो जाएगा तब जाकर के उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। आंकड़ों का संगठित, ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हुआ? आंकड़ों का संगठित रूप, संगठन, आंकड़ों का संगठित रूप। तब जाकर के प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण इसी में आ जाता। प्रस्तुतिकरण में ही आ जाता है आपको ये 3rd स्टेप, ये 1st स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप। इसी में टेबल, डायग्राम, ग्राफ, ये 3 आता है। आंकड़ों को प्रेजेंट करने का 3 मेथड, टेबल, डायग्राम, ग्राफ। टेबल, डायग्राम, ग्राफ, टेबल, डायग्राम, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। आंकड़े को प्रेजेंट करने का 3 मेथड, कौन? एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा में हम लोग
अब देखिए यहाँ से मुजवानी क्वेश्चन बनता है, और बहुत सारा सिलेबस भी यहाँ से पता चल गया, ये सारा सिलेबस इसी में आता है। जैसे लोअर विश्लेषण की बात होगा तो लोअर विश्लेषण परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज। एवरेज को छाट दीजिए, वो क्वेश्चन बना लेंगे। तो 3 हो गया, कौन कौन हुआ? परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट और लॉस, ये लोअर विश्लेषण हुआ। एवरेज, एवरेज में सारा आ गया, कौन कौन आ गया? मीन मीडियन मॉड, मीन मीडियन मॉड, ट्रिपल एम, मीन मीडियन मॉड। ये ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेगा, मीन मीडियन मॉड को क्या कहते हैं? तो प्रथम श्रेणी के माध्य, फर्स्ट एवरेज इसका नाम पड़ा है। मीन मीडियन मॉड का क्या नाम पड़ा? फर्स्ट एवरेज, प्रथम श्रेणी के माध्य। क्यों प्रथम? तो इसको निकालने के लिए किसी तीसरे की आवश्यकता, माने किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, ये खुद निकलता है। पता है समझ में? इसीलिए मीन मीडियन मॉड को प्रथम श्रेणी के माध्य कहते हैं, फर्स्ट एवरेज। फिर उसके बाद डिस्पर्सन, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन क्या हुआ? रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये द्वितीय श्रेणी के माध्य कहलाते हैं। सेकेंड एवरेज, क्यों? क्योंकि यह मीन मीडियन मॉड पर आधारित होते हैं, मीन मीडियन मॉड पर आधारित होता है। जैसे रेंज मैक्सिमम और मिनिमम पर होता है। मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन क्या होता है? मीन से भी निकलता है, मीडियन से भी निकलता है, मॉड से भी निकलता है। मीन डेविएशन निकलता है, सभी से निकलता है, मीन से भी निकलता है, मीडियन से भी निकलता है, मॉड मीन से निकलता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या चाहिए? मीन एवरेज चाहिए, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन, ये श्रेणी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसमें क्वार्टाइल होता है, Q1, Q2, Q3। ये क्या कहलाए? डिस्पर्सन। ये क्या हुआ? द्वितीय श्रेणी के माध्य हुआ, सेकेंड एवरेज। क्यों? क्योंकि यह मीन मीडियन आधारित होता है। फिर मोमेंट स्कूनेस कुटोसिस, ये तृतीय श्रेणी के माध्य है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, तृतीय श्रेणी के माध्य है, क्योंकि ये दोनों को जब जोड़ेंगे लगाएंगे तब जाकर के ये बने मोमेंट स्कूनेस कुटोसिस। मोमेंट स्कूनेस कुटोसिस के लिए क्या चाहिए? मीन मीडियन मॉड चाहिए, मीन डेविएशन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तब जाकर के वो, इसीलिए उसको मोमेंट स्कूनेस कुटोसिस को द्वितीय श्रेणी। फिर आपको रिलेशन में जाएगा तो ये सबका काम पड़ेगा। तो इस तरह से तो एनालिसिस में सारा आ जाता है, सारा सिलेबस एनालिसिस में कवर हो जाता है, तब जाकर के अंत में या कोई चैप्टर अंत में अनुमान करके छोड़ देते हैं। क्यों? तो सांख्यिकी किसी समस्या का समाधान नहीं है, यह एक साधन है, साधन नहीं। सांख्यिकी किसी समस्या का समाधान नहीं है, यह एक साधन है, साधन नहीं। यह एक साधन है, साधन नहीं। नियम और सिद्धांत को अपना करके हम लोग अपने काम को, इस नियम सिद्धांत को अपना करके हम लोग क्या करते हैं? काम को आसान कर, काम पूरा, फिर कंप्लीट। फिर इसलिए कोई भी सांख्यिकीय कार्य जो होता है यही 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो सांख्यिकी का पहला चरण क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ डाटा। दूसरा चरण क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तीसरा चरण क्या हुआ? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। चौथा चरण क्या हुआ? एनालिसिस ऑफ डाटा। पांचवा चरण क्या हुआ? इंटरप्रिटेशन, यानी उसका हिंदी होता है निर्वचन, निर्वचन, विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण। तो कोई भी सांख्यिकीय कार्य कितने चरण में कंप्लीट होता है? 5 चरण में कंप्लीट। कोई भी सांख्यिकीय कार्य करने से पहले क्या करते हैं? इसी का आयोजन भी बोलते हैं, आयोजन, उद्देश्य का निर्धारण, योजना बनाना, इस तरह से बोला जा सकता है, ठीक है। देखिए ना, कोई भी कार्य होता है तो पहले मीटिंग बैठता है ना, तो कौन सी करता है? मीटिंग वही में बात सब होता है ना, कि क्या करेंगे, कैसे फंड जुटेगा, कैसे क्या होगा, कितना दिन में कंप्लीट करना है, सारा रूपरेखा तैयार करके तब उस पर चल दिया जाता है। समझ गए? इसीलिए कोई भी सांख्यिकीय कार्य करने से पहले
सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण करना आवश्यक है। उद्देश्य क्या करता है, तो काम को आसान कर देता है, एक डायरेक्शन दे देता है, एक दिशा दे देता है, वे दे देता है, उस पर चल देना है। अब चलने के बाद ही ना पता चलेगा कि क्या हुआ, उसका परिणाम अच्छा या बुरा वो बात की बात है। लेकिन पहले हर चीज के दो पहलू होते हैं ना, कोई काम किए तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन चल देने के बाद ही कुछ होगा। ठीक है, शादी का लड्डू जो भी खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है, वो वाला सिद्धांत यहाँ लागू होता है। तो बात आगे समझ में कैसे क्वेश्चन बनेगा। सांख्यिकी का पहला चरण क्या हुआ था, कलेक्शन ऑफ। कोई भी सांख्यिकीय कार्य करने से पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का निर्धारण। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, प्रेजेंटेशन। थर्ड स्टेप एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। इसी को इस तरह से देख रहे हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। कोई भी सांख्यिकीय कार्य 5 चरण में संपन्न होता है। तो यहाँ पर परिभाषा को हम लोग देख रहे थे, था ना, क्रॉक्सन एवं कॉर्डन जो दिया ना, कलेक्शन शब्द पर चर्चा हुआ, प्रेजेंटेशन को पकड़ा, एनालिसिस को पकड़ा, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, तो इस तरह से काम को क्रॉक्सन और कॉर्डन का परिभाषा को सर्वमान्य परिभाषा माना जाता है, सबसे अच्छा परिभाषा। ठीक है, ये जो है सो पोलर फॉर्म में हुआ। सिंगुलर फॉर्म में एल बॉले, स्टैटिक्स में भी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग, स्टैटिक्स में भी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेज। बॉडिंगटन कहा स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। और बॉडिंगटन जो है सो एस्टिमेट और प्रोबेबिलिटी को लाया। लोबिन कहा कि स्टैटिक्स इज द साइंस व्हिच डील्स with classification and tabulation of numerical facts as the basis of explanation, description and comparison of phenomenon। तो सब अपने अपने हिसाब से, क्रॉक्सन एवं कॉर्डन यहाँ भी दिया। स्टैटिक्स में भी डिफाइन एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो सब में क्रॉक्सन और कॉर्डन का परिभाषा को बेस्ट माना गया। इसीलिए ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन कि सर्वमान्य परिभाषा कौन है, कि किसने दिया था, तो क्रॉक्सन एवं कॉर्डन ने दिया था। तो इस परिभाषा को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई उपाय नहीं है। ये परिभाषा को एक दो बार देखेंगे, एक आगे। अब यहाँ से फंक्शन, फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स, इसका फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, तो उसको जानने के लिए फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। पहला है स्टैटिक्स सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डाटा, यानी पहला काम सांख्यिकी का जो है जटिल तथ्यों को सरल बनाना। जटिल तथ्य को क्या करता है, सरल बना देता है। ठीक है, दूसरा काम है स्टैटिक्स प्रेजेंट द फैक्ट इन ए डेफिनिट फॉर्म। स्टैटिक्स प्रेजेंट करता है फैक्ट को एक डेफिनिट फॉर्म में, एक के बाद एक। जैसे देखो ना, हिंदी माध्यम से कोई स्टेट का बोर्ड में पढ़ने से, सीबीएसई या आईसीएसई में पढ़ने से क्या होता है, वही एक माइनर का ही ना अंतर होता है। तो वही चीज यहाँ पर स्टैटिक्स क्या देता है, हर चीज में एक माइनर प्रदान कर देता है, जिससे क्या होता है, काम आसान हो जाता है। इसलिए स्टैटिक्स प्रेजेंट द फैक्ट इन ए डेफिनिट फॉर्म। स्टैटिक्स प्रोवाइड्स ए टेक्निक ऑफ कंपैरिजन। सांख्यिकी तुलना का आधार तैयार करता है। सांख्यिकी क्या करता है, तुलना का आधार। अब 5 गो देश के मुकाबला हुआ, 2 गो देश में मुकाबला हुआ, 3 गो में मुकाबला हुआ, कौन बेस्ट हुआ, तो इस तरह से कंपैरिजन, तुलना का जो है सो। तो स्टैटिक्स प्रोवाइड्स ए टेक्निक ऑफ कंपैरिजन, तुलना का आधार तैयार करता है। स्टैटिक्स स्टडीज रिलेशनशिप, संबंध को स्थापित करता है। स्टैटिक्स हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, योजना बनाने में। देखना, जब सरकार की प्रफुल्लता गिरता है तो देखना इलेक्शन के समय में कितना योजनाओं की झड़ी लगा करके लोग चाहता है कि एक दूसरे को अपने पक्ष में कैसे खींचे। तो इसलिए यहाँ पर भी वही बात है, स्टैटिक्स हेल्प द फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी,
योजना बनाने में सांख्यिकी का बहुत बड़ा, तब ना डेटा तैयार हुआ, सर्वे कराया, देखता है कि प्रॉपर्टी गिर रहा है कि बढ़ रहा है, तो ताबड़तोड़ ऐसा स्कीम सब लाता है जिससे पब्लिक को कुछ फायदा हो, तो वोट का फायदा हो पार्टी को, समझ गए। हाँ, तो इसीलिए स्टैटिक्स हेल्प फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, योजना बनाने में जो है सो बहुत मदद करता है। स्टैटिक्स हेल्प फॉर फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, भविष्य के लिए सांख्यिकी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है कि सांख्यिकी वर्तमान की व्याख्या करता है और भविष्य के लिए क्या करता है, पूर्वानुमान करता है। सांख्यिकी वर्तमान की व्याख्या करता है, भविष्य के, जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं करंट रन रेट और प्रोजेक्टेड जो दिखाता है, तो वही तो चीज है। सांख्यिकी वर्तमान की व्याख्या करता है और भविष्य के लिए पूर्वानुमान करने की क्षमता रखता है। इसीलिए स्टैटिक्स हेल्प इन फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट। आजकल देखो मैसेज मोबाइल पर आता होगा ना कि इस समय इतना कितना बीज होगा, तब कोई बाहर निकलेगा तो उसको नुकसान होगा, नहीं निकलेगा बच जाएगा। घरों में रखे भी नुकसान हो सकता है, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, बस समझ गए। लेकिन उस पूर्वानुमान करने से क्या होता है कि फायदा ही फायदा होता है, लेकिन 100% फायदा हो ऐसा गारंटी नहीं है, बस समझ गए। इसीलिए फोरकास्टिंग करने में, जितना भी फोरकास्टिंग होता है, पूर्वानुमान, इवेंट, भविष्य के लिए पूर्वानुमान, उसमें मदद करता है। स्टैटिक्स हेल्प टू टेस्ट एंड फॉर्मुलेट थ्योरी और नियमों और सिद्धांतों की सत्यता की जांच करता है कि सही है कि नहीं है, उसका जांच करने में उपयोगी है। स्टैटिक्स हेल्प द गवर्नमेंट, सरकार को मदद करता है योजना बनाने में, ठीक है। काम को कैसे, जैसे उसका बेहतरीन यूज हुआ वैक्सीनेशन टाइम में देखे होंगे कि जिस एज ग्रुप को ज्यादा जरूरत है तो कैसे योजना बना करके क्लासिफिकेशन के थ्रू 45 प्लस, इस तरह से तो बांट करके काम को आसान कर, एक चीज है इंपॉर्टेंट कि सांख्यिकी क्या है, काम को आसान कर देता है। फिर उसके बाद ये सब सारा इसका फायदा हुआ फंक्शन के रूप में। लिमिटेशन, जैसा कि जानते हैं कि हर चीज का एक सीमा होता है, इसमें भी सीमा है, हर चीज का एक दायरा होता है, कोई भी काम करेगा तो अपने दायरे के रूप में रख के काम करेगा, अन्यथा ये नहीं है कि हर चीज में मनमानी होता है। तो लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल टर्म, सांख्यिकी एक के बारे में नहीं बताएगा, पूरे ग्रुप के बारे में बताएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी एक के बारे में नहीं बताएगा, पूरे ग्रुप के बारे में बताएगा। इसलिए सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। इसमें इंडिविजुअल, एक टीचर कुछ गड़बड़ करता है तो पूरे टीचर को गाली सुनना पड़ता है, एक बिहार का कोई व्यक्ति कुछ करेगा तो पूरे बिहारी को गाली सुनना पड़ेगा, एक यूपी का व्यक्ति कुछ करेगा तो पूरा यूपी को गाली सुनना पड़ेगा। मोहल्ला का एक घर बदनाम होने से पूरा मोहल्ला बदनाम होता है, शरीर का एक अंग गड़बड़ होने से पूरे शरीर को खमियाजा भुगतना पड़ता है, यही तो ग्रुप हुआ, ठीक है। ग्रुप में एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आ गया सबको फायदा हुआ, एक खराब इन्फॉर्मेशन आएगा तो सबको नुकसान होगा, यही तो ग्रुप है। इसलिए वर्तमान समय में ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप के लिए जीना और ग्रुप के लिए मरना होता है। तो लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स में, स्टैटिक्स डज नॉट डील्स विथ इंडिविजुअल आइटम्स, किसी एक के बारे में यह नहीं बताएगा, समझ गए, किसी एक के बारे में यह अध्ययन नहीं करता है, समूह के बारे में अध्ययन करता है, समझ गए। बस आगे ना समझ में क्या करना चाह रहे हैं। इसलिए इसमें सांख्यिकी में इंडिविजुअल का कोई स्थान नहीं है। स्टैटिक्स डील्स विथ क्वांटिटेटिव डाटा, सांख्यिकी अभी बोले ना फैक्ट्स आर टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसमें सांख्यिकी गुणात्मक पर ज्यादा जोर नहीं देता है। आगे चल करके प्रश्न कई बार पूछा है, गुणात्मक आंकड़ों के लिए हम लोगों को आगे चल करके कई बार फिर आएगा इस पर क्वेश्चन, जैसे मीन, मीडियन, मॉड। तो मीन जो हो गया आपको, यही क्वांटिटेटिव के लिए बेस्ट होता है, क्वांटिटेटिव, लेकिन मीडियन क्वालिटेटिव के लिए बेस्ट होता है, क्वालिटेटिव।
क्वालिटेटिव, गुणात्मक। भारत का सबसे खराब व्यक्ति नहीं है तो सबसे सुंदर व्यक्ति नहीं है, बीच का रहना हम लोग पसंद करते हैं ना, इसलिए मध्यम मार्गी को सबसे अच्छा माना जाता है, मध्यम मार्गी होना। बात समझ गए ना? तो इसलिए मीडियन क्या होता है, वह एग्जैक्ट 50% का स्टडी है। मीडियन क्या है? 50% का, बीच का स्टडी है। इसलिए क्वांटिटेटिव आंकड़ों के लिए जो होता है, क्वांटिटेटिव के लिए मीन बेस्ट हो जाता है, और क्वालिटेटिव गुणात्मक के लिए मीडियन। अरे गुण कम से कम सबसे खूबसूरत नहीं तो सबसे खराब, यही ना इच्छा रहता है कि कम से कम बीचों का रहे तो भी गुणम गुणक चलेगा। हाँ हाँ। अरे बहुत लोग सोचता है ना, नहीं टॉप कर दे तो कम से कम पासों पा हो जाए, तो वही बीचे वाला गुण हुआ। सब टॉपे थोड़ी करेगा। अब सब अब भारत का सबसे अमीर व्यक्ति देखो दुगुन है, ये बात को समझ। तो इसीलिए मध्यम मार्गी होना सबसे बेस्ट माना जाता है, बीच में रहना सवाल। तो कम से कम न नीचे न बीचों में तो रहे तो ठीक है। तो ये बात यहाँ पर भी लागू हो जाता है। इसलिए क्वांटिटिव के लिए कौन बेस्ट होता है? मीडियन। आगे चल करके जब डिस्पर्सन में जाएंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन फिर इसके लिए बेस्ट होता है डिस्पर्सन में। डिस्पर्सन अभी कई बार सब जगह बोलते जाएंगे, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में क्वांटिटिव के लिए ठीक है क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि ये भी शुरू के 25% और लास्ट के 25%, ये भी ये एग्जैक्ट 50% का स्टडी है, या बीच के 50% का, 50% बीच का स्टडी है, इसलिए ये बेस्ट होता है। समझ गए? बीच का अध्ययन करना होता है, पता है समझ में? तो डिस्पर्सन मीन में, सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन क्वांटिटिव के लिए, और प्रकीर्णन में, बिखरा फैलाव में आपको क्वार्टाइल डेविएशन जो है सो बेस्ट होता है। इस तरह से बार बार जैसे आएगा तो हम लोग काम करेंगे। ये बात समझ गए? तो टर्म आ गया क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव। आंकड़ा दो प्रकार का फैक्ट हो जाता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव। गुण तत्व और मात्रा तत्व, गुण तत्व और मात्रा तत्व। तो गुण तत्व हुआ, क्या हुआ? सुंदरता, अमीरी, गरीबी, बुद्धिमत्ता, पीने की आदत वगैरह, ये सब गुण तत्व हुआ। मात्रा तत्व वही संख्या 10 20 50, इतना गाड़ी है, इतना घोड़ा है, इतना गुण तत्व हुआ। स्टैटिक्स इज लिएबल टू बी मिसयूज। सांख्यिकी में डाटा का, सांख्यिकी क्या है? डाटा का खेल है। डाटा का यूज और मिसयूज आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते। मान लीजिए किसी को 50 रिजल्ट हुआ, अब यहाँ पर 1 शून्य कर दिया तो 500 ना हो गया, तो 50 को, या 5 को कोई 50 कर दे, 50 को कोई 500 कर दे, ये 5 भी झूठ नहीं है, 50 भी झूठ नहीं है, 500 भी झूठ नहीं है। तो झूठ कौन है? जो इसका यूज किया। ये थोड़ी आंकड़ा अपने आप बदल जाता है। बात समझ गए ना? इसीलिए वह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि क्या होगा। इसीलिए स्टैटिक्स इज लिएबल टू बी मिसयूज। इसका आसानी से शादी ब्याह में, अब तो इधर थोड़ा कम हुआ है, पहले जमाने में लड़की को दिखा दिया, कुछ हो गया किसी से शादी। आजकल तो जमाना थोड़ा ये हो गया, नहीं तो पहले जमाने में सब बहुत होता था कि दिखा दिया किसी को, करा दिया, तो पहले उस समय था, हो गया। अब आजकल देख रहा हो कि हो हंगामा वगैरह ये सब होता है। तो यही तो है मिसयूज, और कुछ। ऑनलाइन में दिखा देगा, कोई और सामान भेज देगा, कोई और सामान है, यही तो मिसयूज हुआ। तो इसीलिए याद रखना है यहाँ पर, स्टैटिक्स वादों का मतलब करार नहीं होता है, इजहार का मतलब इकरार नहीं होता है। नजर से टकराती है हमारी नजर, हर नजर का मतलब प्यार नहीं होता है। तो कहने के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब स्टैटिस्टिकल डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है।
यूनिफॉर्म मतलब एक जगह, जैसे अब डायबिटीज पर शोध कर रहे हैं तो डायबिटीज से संबंधित ही आंकड़े उसमें रहने चाहिए। एग्रीकल्चर पर शोध कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर से संबंधित आंकड़े ही उसमें चाहिए। दूसरा आंकड़ा यदि घुस जाएगा तो उसका परिणाम भ्रामक और हास्यास्पद निकल जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कोई हिस्ट्री पेपर दे रहा हो एग्जाम, उसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन घुसा देगा, अब वो नहीं पढ़ा है तो भ्रामक हो जाएगा ना। स्टैटिक्स दे रहा है, उसमें जो है सो हिस्ट्री घुसा देगा, यही यही चीज हुआ। इसीलिए यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक तरह का होना चाहिए, जिस पर बात करें एक ही तरह से। इसलिए सरकार की योजनाएं 100% सही नहीं होती है, पीछे ये आंकड़ों का घुसपैठ करा दिया जाता है। जैसे देख रहे ना, जो सरकार का शौचालय योजना कितना बढ़िया है, लेकिन जिसको है भी वो भी रंगवा पुतवा करके और 50-50 कर लिया तो उसको पहले पैसा मिल गया, और जिसको नहीं है वो पैसा देगा नहीं तो उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, देर से मिलेगा। शादी ब्याह का क्या होगा, जिसको नोटा दिए हैं वो नहीं किया है, जिसको नहीं पी के चल। बोलिए, बहुत ने देखा है कि जो कोर्स है उछल फुजल पर है, जो मेन है उसको पता चला कि ऐसे ऐसे नोट्स फोड़ देकर दिया, कैसे होगा? सारा यहाँ पर है, बात समझ गए ना। तो जो काम है वो उसको, जिससे पूछ रहा है ज्यादा उसको बढ़िया से पढ़ना है, जिसको कम पूछ रहा है कम से पढ़ना पड़ेगा। समय है तो पूरा पढ़िए, यही ना 3 सीधी होता है कि कब जुड़े। टाइमिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है सांख्यिकी में, टाइमिंग बहुत, तब ना प्राइमरी मेथड चर्चा करेंगे, प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड। द्वितीय तरफ तभी लोग भागते हैं जब समय कम हो जाता है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले सबके पास ज्यादा था, अपने से जता से फल्ला सब पिसाई सब करके लोग। आजकल समय सब नौकरी कर रहा है बाले बुजुर्ग के, तो क्या करेगा, बाजार से उठाएगा। तो पैसा में सुधार होगा तो सेहत में गड़बड़ी होगा, कहीं ना कहीं तो खोना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी। हाँ बोलिए, कहीं लेना तो कहीं देना पड़ेगा। भाग रहा है तो स्वास्थ्य में चुकाइए, स्वास्थ्य जो जो कम कमा रहा है स्वास्थ्य ठीक है, खा पी मेहनत करके है, तो हर चीज का अलग अलग सिद्धांत है, अलग। इसलिए आधुनिक समय में कोई गलत नहीं है, एक के नजरिए से दूसरा गलत है, कोई गलत नहीं है। एक के नजरिए से दूसरा गलत है, एक के नजरिए से दूसरा गलत है, एक के नजरिए से दूसरा गलत है, ये चीज है। कोई गलत किसी को आप पहले था ना, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज तब नजरिए की बात है, ये मत सोचिए कि आप किसी को गलत कर दीजिएगा सही कर दीजिएगा तो हो जाएगा, नजरिए की बात है, ये चीज है। इसीलिए होमोजीनियस, यूनिफॉर्म और होमोजीनियस, यूनिफॉर्म और एक समान, यूनिफॉर्म और एक समान। क्योंकि अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, मान लीजिए एग्रीकल्चर का, तो इसमें जो डेटा होना चाहिए वो एग्रीकल्चर से संबंधित ही होना चाहिए। बात करेंगे उद्योग का तो उद्योग से संबंधित रहना चाहिए। बात करेंगे स्वास्थ्य का तो स्वास्थ्य से संबंधित ही उसमें डेटा रहना चाहिए, तब उसका निष्कर्ष भ्रामक निकलेगा। और जैसे उसमें आंकड़ा को घुसपैठ करा देंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, भ्रामक और हास्यास्पद निष्कर्ष देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक जानने और समझने का प्रयास किया, तब जाकर के यहाँ बनता है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इस तरह से यदि किन्हीं को स्टैटिस्टिक्स फॉर यूपी SSS CASO का एग्जाम देना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आदित्य IS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 99 34 90 20 40 9835406716 जुड़ सकते हैं, और इस पर व्हाट्सएप और कॉलिंग के थ्रू हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं।
और बात करके कोई भी समस्या समाधान, कोई भी दिक्कत तो बात करके व्हाट्सएप करके जुड़िए। क्लास क्लास प्रारंभ हो चुका है, 12 PM से क्लास चलेगा। उसमें आपको सारे फुल कोर्स स्टैटिक्स का बता दिया जाएगा, पूरा मटेरियल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ को सारा करवा दिया जाएगा, उसके चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग प्ले स्टोर पर आदित्य IAS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या कोई दिक्कत समस्या हो तो इस नंबर से 9934902040 मंजिल मिल ही जाती है। यूं ही भटकते भटकते गुमराह होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा सोचते ही नहीं। तो बहुत अच्छा मौका है, इसमें आपको 929 पोस्ट है, अच्छा से पढ़ेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। बड़ी बेहतरीन मौका है, तो अच्छा से पढ़िए, समझिए, करिए। और कोई भी दिक्कत समस्या हो कॉल करिए, जुड़िए, और निश्चित सक्सेस इज नेवर एक्सीडेंटल बट हार्ड लेबर इज की ऑफ सक्सेस। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, लेकिन जब हम लोग कठिन परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी आशा के साथ आपके भविष्य का कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।